हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांसमिशन एंड एंट्रेंस ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसों का प्रसार और प्रवेश। इस चीज को हम लोग चर्चा करेंगे कि वायरस जो हैं, यानी कि वायरसेस जो हैं, विषाणु जो हैं, वो विषाणु का किस तरह प्रसार होता है, यानी कि किस तरह वो फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और किस तरह वो बॉडी के अंदर जाते हैं। इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। अच्छा, इससे पूर्व आपने देखा था, इसके पहले की वीडियो में 2 टाइप्स के वायरस आपने देखा था। एक आपने देखा था एक्यूट वायरस एंड सेकेंड आपने देखा था और दूसरा आपने देखा था परसिस्टेंट वायरस। इस 2 तरह के वायरस को आपने पढ़ा था। एक बार पुनः इसको मैं कम समय में समझा देता हूं कि एक्यूट वायरस क्या था। हमने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो जल्दी से तुरंत ही शरीर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के फलस्वरूप कुछ ही समय में ये शरीर पे रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे वायरस को एक्यूट वायरस कहते हैं। हमने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो तुरंत शरीर पर पहुंचते हैं और कुछ ही समय में शरीर पर ये रोग उत्पन्न कर देते हैं, एक्यूट वायरस कहलाता है। और ये जो एक्यूट वायरस हैं ये जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, यानी कि इससे होने वाले जो डिजीज हैं हमारे शरीर पर, वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, कम समय में ठीक भी हो जाते हैं। ये चीज थी आपके एक्यूट डिजीज या एक्यूट वायरस। कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम, जो जुकाम होता है ये भी क्या है, बहुत जल्दी हम लोगों को पकड़ता है और कुछ ही समय में ये ठीक भी हो जाता है। तो ये क्या है, आपके एक्यूट वायरस है। दूसरा हमने बताया था आपको कि परसिस्टेंट जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं। हमने कहा था कि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो शरीर पर पहुंचने के फलस्वरूप तुरंत हमारे शरीर को नहीं प्रभाव पहुंचा पाते हैं, या फिर हमारे शरीर पर तुरंत रोग नहीं फैला पाते हैं। उस वायरस को हम लोग परसिस्टेंट वायरस कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो शरीर पर पहुंचने के फलस्वरूप तुरंत शरीर पर रोग नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, उन्हें समय लगता है रोग उत्पन्न करने में, यानी कि 2-4 महीने लग सकते हैं और भी समय लग सकता है उन्हें रोग उत्पन्न करने में। देखिए, जब भी वो शरीर पर पहुंचते हैं और रोग उत्पन्न करने के बीच की जो पीरियड होती है, जब वो शरीर पर पहुंचते हैं और रोग उत्पन्न करने की जो बीच की पीरियड होती है उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कौन से पीरियड कहते हैं? तो कौन सा पीरियड उसे हम लोग बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जिसमें वो वायरस जो होता है अपनी प्रोलिफेरेशन करता है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है और अपनी संख्या को तेज करता है, यानी कि अपनी संख्या को अधिक बनाता है, बढ़ाता है कह सकते हैं। तो वो वायरस क्या है? परसिस्टेंट वायरस होते हैं। HIV का वायरस ले लीजिए, ये क्या है? परसिस्टेंट वायरस लंबा समय लेते हैं, 2-4 वर्ष लेते हैं। जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होती है, उस इंक्यूबेशन पीरियड में सिर्फ उस दौरान बॉडी पर थोड़ी बहुत इसका प्रभाव दिखता है, बाकी विशेष प्रभावशीलता इसकी नहीं होती इस वायरस की। परसिस्टेंट वायरस कहते हैं। और ऐसे वायरस के द्वारा उत्पन्न जो रोग है ना, वो शरीर पर लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। इस कारण इसे हम लोग क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं। ध्यान में रखना, क्रोनिक डिजीज। कौन सा डिजीज बोलते हैं इसे हम लोग? क्रोनिक डिजीज, यानी क्रोनिक रोग कहते हैं लोग। आइए बढ़ते हैं लोग अब आगे कि ट्रांसमिशन एंड एंट्रेंस ऑफ वायरसेस, वायरस का शरीर में प्रवेश या फिर प्रसार और प्रवेश। देखिए जो वायरस है, इस वायरस के द्वारा बहुत सारे रोग फैलाए जाते हैं। इसमें से मैंने कुछ रोगों की चर्चा किया हुआ है, या फिर इस पर मैंने उन चीज को लिखा हुआ है कुछ रोग के बारे में, और भी बहुत सारे रोग हैं। देखिए, वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है इन स्टेपों के माध्यम से होता है। फर्स्ट मैंने लिखा बाय एयर, हवा के माध्यम से। बाय इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर्स, यानी कि जो संदूषित, जो दूषित जल और भोजन होगा उसके माध्यम से। बाय यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मूत्र जनन सिस्टम जो है, जो रास्ता है, उसके माध्यम से हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो लिखा है इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल, यानी कि जो संक्रमित जो सुई होगी उस संक्रमित सुई के इस्तेमाल से हो सकता है।
एंड नेक्स्ट जो मैंने लास्ट लिखा है बाई द बाइट इंफेक्टेड एनिमल्स, यानी कि संक्रमित जानवरों के काटने से ये वायरस शरीर में पहुंच सकता है, यानी कि इस वायरस का शरीर में ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि प्रसार हो सकता है, दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है। आइए फर्स्ट पढ़ते हैं लोग बाई एयर। देखिए वायरस जो है वो शरीर में पहुंचते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है, यानी कि हमारी जो श्वसन तंत्र होती है उस पर अटैक करती है, और जो रेस्पिरेटरी की जो पाथ होती है, रास्ता जो होता है वहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम जो होगा, इन्फ्लुएंजा हो गया, इस सब में जो जिक्र चल रहा है कोरोना वायरस, क्योंकि ये जो तीनों मैंने लिखा है ये आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। तो इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, यानी कि इससे जो ग्रसित यानी कि संक्रमित जो इससे पर्सन होगा, जब भी वो खांसता है, छींकता है, तो खांसते छींकते समय कुछ उसके माउथ से, नोज से आपके कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं। ड्रॉपलेट का मतलब है पानी की बूंदें मुख से, नाक से निकलती हैं खांसते छींकते समय। जो ये ड्रॉपलेट होता है, यानी कि पानी की जो बूंदें होती हैं वायु में आ जाती हैं, और जो भी खांसते छींकते समय जो ड्रॉपलेट बाहर आता है उस ड्रॉपलेट में वायरस होते हैं। कॉमन कोल्ड के जो राइनो वायरस होंगे, इन्फ्लुएंजा के वायरस हो सकते हैं और कोरोना वायरस हो सकते हैं। जो इस रोग से ग्रसित होगा उन्हीं में से। तो इस ड्रॉपलेट में आपके ये सब वायरस से संक्रमित व्यक्ति जो होंगे उनके वायरस उस ड्रॉपलेट में से वायु में आ जाएंगे। पुनः जब भी उस एटमॉस्फेयर में आसपास जो भी व्यक्ति होगा, जब भी वो सांस को खींचेगा तो उस सांस के साथ जो ड्रॉपलेट होंगे, यानी कि जो वायरस होंगे, वो वायरस हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, और जाने के बाद उनको भी इस डिजीज से इंफेक्टेड करेंगे, यानी कि संक्रमित करने का काम करेंगे। तो पहली जो ट्रांसमिशन की जो तरीके हैं वायरस के, वो है बाई एयर। समझ में आया सभी को कि बाई एयर के द्वारा कैसे होता है, यानी कि जो बाई एयर यानी कि ऐसे पर्सन जो आपकी ऐसे डिजीज से, यानी कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस, ये जो वायरस हैं, ऐसे जो और भी डिजीज हैं, इससे जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, जब वो खांसते छींकते हैं तो खांसते छींकते समय उनके मुख से कुछ, नाक से कुछ ड्रॉपलेट आती है, यानी कि पानी की कुछ बूंदें बाहर वायु में निकलती हैं। उस बूंदों में आपके कुछ वायरस पाए जाते हैं, यानी कि उस रोग के वायरस होंगे जिससे वो संक्रमित होगा, इन्फेक्टेड होगा। जब भी कोई आसपास उसके व्यक्ति होगा, जब वो वायु को खींचता है तो उस वायु के साथ ही वायरस जो होते हैं उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और इस तरह वो स्वस्थ व्यक्ति में आपके ये वायरस पहुंच जाता है। यही तो है एयर ट्रांसमिशन, यानी कि वायु के द्वारा वायरस का ट्रांसमिशन। दूसरी जो स्टेप मैंने लिखा है कि बाय इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो संक्रमित भोजन और जल है इसका सेवन करने से भी व्यक्ति में वायरस पहुंच जाता है। मैंने लिखा है पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट से संबंधित बीमारी है जो पेट में जाती है, और ये वायरस और वहां पर आपके पेट को प्रभावित करती है, उसके सिस्टम को। पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो आपके इन्फेक्टेड फूड्स एंड वाटर के माध्यम से फैलते हैं। समझ में आया सभी को? तो जो संदूषित यानी कि जो दूषित भोजन और जल है, इसके माध्यम से शरीर में आपके वायरस पहुंच सकते हैं। ये दूसरी स्टेप है। तीसरी जो है बाई यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि मूत्र जनन जो रास्ता है उसके माध्यम से भी जो वायरस होते हैं वो बॉडी में पहुंचते हैं। भाई यूरिनोजेनिटल क्या होता है? यूरिन और जेनिटल मतलब जो जनन के जो रास्ते होते हैं उससे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है HIV का वायरस जो है, एड्स जो रोग है, एड्स का जो वायरस है यानी कि HIV जो है वो HIV क्या है कि जो यूरिनोजेनिटल जो रास्ता होता है यानी कि ट्रैक्ट होता है उसके दीवार से होकर ही वो शरीर के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि उस रास्ते से होकर ही शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और इस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है उसे बाई यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें हम लोग जान सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके माध्यम से भी आपके वायरस का ट्रांसमिशन होता है बॉडी में। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिखा है इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल, यानी कि जो भी सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति में लगाए गए हैं और पुनः उसी इंजेक्शन की जो नीडल्स हैं उस नीडल्स को किसी हेल्दी पर्सन में लगाए जाते हैं तो संक्रमित व्यक्ति से जो वायरस है उस हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। तो इससे भी क्या है कि आपके वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। इन्फेक्टेड जो नीडल्स होंगे उसके यूज से,
HIV, हेपेटाइटिस पे, हेपेटाइटिस जो है इससे ये जो वायरस है ये आपके इससे फैलने वाले जो रोग हैं यानी कि इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। आप जानते हैं जो ड्रग्स के एडिक्ट जो पर्सन होते हैं यानी कि उन्हें ड्रग्स की लत लग जाती है, ऐसे पर्सन्स जो ड्रग्स की यानी कि नशीली जो दवाएं होती हैं उसके इंजेक्शन को यूज करते हैं और उस इंजेक्शन की निडल को अपने बॉडी में भी इंजेक्ट करते हैं और उसी को आपके दूसरे व्यक्ति को देते हैं और वो भी अपने बॉडी में भी इंजेक्ट करता है। तो उसकी जो निडल से जो वायरस है उस वायरस का ट्रांसमिशन होने का खतरा है। तो ये थे आपके इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल। लास्ट जो मैंने लिखा है वो बाय द बाइट इन्फेक्टेड एनिमल्स यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से या कीटों के काटने से। मैंने रोग लिखा है रेबीज, कुत्तों में जो पाया जाता है, बिल्लियों में जो पाया जाता है वायरस रेबीज और हाइड्रोफोबिया, डेंगू मच्छरों द्वारा, एंसेफेलाइटिस मच्छरों द्वारा, दिमागी बुखार जिसे हम लोग कहते हैं एंसेफेलाइटिस। तो ये जो वायरस हैं, इसके जो वायरस हैं रेबीज के कुत्तों बिल्लियों द्वारा शरीर में आ सकते हैं, डेंगू मच्छरों द्वारा, वो भी एंसेफेलाइटिस जो है वो भी। तो देखिए जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है वो इन्फेक्टेड एनिमल जब भी किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये जो वायरस होते हैं वो वायरस हेल्दी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये चीज जो है वो आपके बाइट इन्फेक्टेड एनिमल्स कहा था। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं यानी कि रिस्पॉन्सेस ऑफ आवर बॉडी टू वायरल इन्फेक्शन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को वायरल का इन्फेक्शन हो यानी किसी व्यक्ति पर वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि वायरस का संक्रमण हो जाता है यानी कि शरीर पर वायरस धावा बोल देता है, आक्रमण कर देता है, तब हमारी बॉडी जो है उस वायरस से निपटने के लिए यानी कि उस वायरस को खत्म करने के लिए कुछ उपाय करती होगी। वही चीजें यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिस्पॉन्सेस, आखिर क्या उपाय किया जाता है, क्या प्रतिक्रिया दिखलाई जाती है उस वायरस को खत्म करने के लिए या बॉडी से हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, जिसे हम लोग रिस्पॉन्सेस ऑफ आवर बॉडी टू वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। देखिए किस तरह हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है या वायरसों से यानी कि वायरस को किस तरह वो बॉडी से खत्म करती है। इसमें 3-4 स्टेप मैंने लिखा है। एक जो होती है इननेट होती है यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ही प्रारंभ से यानी कि जन्मजात ही इनबॉर्न ही हम लोगों के शरीर के अंदर ऐसी सिस्टम्स होती है जो वायरस को खत्म करती है। इसमें छोटी सी मैंने इसके 2-3 लिखा है। एक लिखा है फीवर। देखिए फीवर जो है ये पहली रिस्पॉन्स हमको दिखती है। पहली रिस्पॉन्स क्या दिखती है वायरस के खिलाफ, अगेंस्ट यानी कि वायरस के अगेंस्ट पहली जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दिखाती है वो फीवर की दिखाती है। देखिए फीवर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है, तापमान होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। जो बॉडी की हमारी जो फिक्स टेम्परेचर है यानी कि स्टेबल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर है इसको क्रॉस कर जाती है। जो अस्थायी टेम्परेचर है वायरस के इन्फेक्शन के समय इसको ये क्रॉस कर जाती है। टेम्परेचर 39, 40, 41 सेंटीग्रेड भी पहुंच सकती है। देखिए इसलिए पहुंच सकती है, इसलिए बॉडी अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है जिससे कि वायरस का जो प्रोलिफरेशन है या इन्फेक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। क्योंकि जब बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो शरीर के अंदर जो वायरस का एक्शन है या वायरस की जो प्रतिक्रिया है या फिर उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है शरीर के अंदर यानी कि उसकी जो द्विगुणन है नए वायरस के बनाने की जो क्षमता है वो क्या है, खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो वायरल इन्फेक्शन के समय अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाती है। तो कोरोना काल में आप ये देखते होंगे कि हमारी जो शरीर की टेम्परेचर है वो क्या होती है, जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसकी बॉडी की टेम्परेचर जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए वो टेम्परेचर को बढ़ाता है बॉडी, जिससे कि उसकी वायरस की जो क्षमता है शरीर में मल्टीप्लिकेशन की वो कम हो जाए। तो इस वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं यानी कि कोरोना से जिस पर डाउट होता है, संदेह होता है, उनका क्या किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। अर्थात उनके शरीर का तापमान चेक किया जाता है कि वो तापमान कितना है, यानी कि 90,
8.6 फ़ारेनहाइट को क्रॉस तो नहीं कर गया, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको क्रॉस तो नहीं कर गया है। इसको क्रॉस किया होता है कोरोना से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इन्हें कोरोना अटैक हो गया है या फिर वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। पहली जो मैंने बताया वो फीवर, दूसरी जो है फैगोसाइटोसिस। देखिए फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे शरीर के पास भी ऐसी सिस्टम्स होती है, जब भी वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारे शरीर के अंदर मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज सेल पाई जाती हैं। किस तरह की सेल पाई जा रही हैं? मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं। जो ये मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं क्या करती हैं कि बॉडी में घूमती रहती हैं, मतलब ये शरीर में चलती रहती हैं, इधर उधर दौड़ा करती रहती हैं कि बाहर से कोई भी बाहर से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ गया, यानी कि रोगकारी जीव तो नहीं आ गया, रोग फैलाने वाले पार्टिकल्स तो नहीं आ गए। अगर इनको यानी कि मैक्रोफेजेस सेल्स को दिखता है तो मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं यानी कि अमीबा लाइक सेल्स होती हैं, वो उन पार्टिकल्स को यानी कि जो रोग फैलाने वाले पार्टिकल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, एंटीजेंस होंगे, रोग फैलाने वाले माइक्रोब्स और एंटीजेंस जो होंगे उनको फेज कर लेगा। फेज मतलब खा लेगा, पूरी तरह सेल्स के अंदर लेकर खा के उसको पचा डालेगा और इस तरह उस वायरस की जो शरीर पर अटैकिंग है या फिर उसकी जो प्रभावशीलता है शरीर पर वो खत्म हो जाएगी, हमारे शरीर सेफ रहेगी। ये दूसरा काम करता है आपकी क्या? फैगोसाइटोसिस। एक और बताते हैं हम आपको इंटरफेरॉन। चलिए एक और स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूं। इंटरफेयर अवरोधक जो होते हैं ये इंटरफेरॉन क्या होते हैं? देखिए जब भी बॉडी शरीर पर हमारे वायरल इन्फेक्शन होता है यानी कि वायरसों का अटैक होता है तो हमारी जो बॉडी होती है जिस सेल्स पर आपके यानी कि वायरस शरीर में पहुंचा और पहुंचने के फलस्वरूप क्या किया, वो सेल्स के अंदर पहुंचा। आपने देखा था किसमें? प्रोलिफेरेशन में। सेल्स में आपके आप जानते हैं कि वायरस के में आपकी उसकी जो स्पाइक थी उस स्पाइक में न्यूरामिनिडेज थी। चलिए कोरोना वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाती है और जो एपिथेलियम की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? न्यूरामिनिडेज से उस म्यूकस मेम्ब्रेन को हटा देती है। जैसे ही न्यूरामिनिडेज इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाती है वो क्या करती है, उसे मौका मिल जाता है एपिथेलियल को सेल्स को क्रॉस करने का, पार करने का उसे मौका मिल जाओ, पार करके सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। अब वो इंट्रासेलुलर एक्शन करने लगती है यानी कि सेल्स के अंदर जाके वो काम करना शुरू कर देता है। कौन? वायरस, कोरोना वायरस। और हमारी रेस्पिरेटरी सेल्स को रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती है उसको क्या करता है? अपने अंडर में ले लेता है और हमारी सेल्स की जो मेटाबॉलिक मैकेनरी है वो वायरस के बस में हो जाती है। सेल्स अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है और हमारी रेस्पिरेटरी सेल्स होती हैं वो वीक होती चली जाती है और रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती हैं वो वीक होती हैं तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी बॉडी पर दिखने लगती हैं। ये चीज हम लोगों को दिखता है। देखिए जब भी वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होंगी यानी वायरस इसमें पहुंचा और जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी वो इन्फेक्टेड सेल्स एक विशेष रासायनिक पदार्थ को रिलीज करेंगी। उस विशेष रासायनिक पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी कि जो वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होंगी वो विशेष रासायनिक पदार्थ जो होंगे वो प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे? प्रोटीन के। इस प्रोटीन के बने हुए पदार्थ को हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। अब जो इंटरफेरॉन जो प्रोटीन्स होगी जो इस सेल से रिलीज हुई यानी कि इन्फेक्टेड सेल्स, कौन सी सेल्स? इन्फेक्टेड जो सेल्स है, इन्फेक्टेड प्रोटीन क्या है? इंटरफेरॉन। अब ये जो प्रोटीन होगी ये प्रोटीन जो नाइबर सेल्स होंगे यानी कि जो पड़ोसी सेल्स होंगे, जो हेल्दी सेल्स होंगे उस पर जाके काम करेगा और उन सेल्स को मोटिवेट करेगा या फिर उनको इंड्यूस करेगा, उनको प्रेरित करेगा कि वायरसों का शरीर पर अटैक हो गया है और वायरस से निपटने के लिए जो भी सिस्टम आपको बनाना है वो बना लीजिए। तो ये जो होता है ये आपके इंटरफेरॉन काम करता है। समझ में आया सभी को कि जब भी वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो विशेष रासायनिक प्रोटीन के पदार्थों का स्राव करती हैं, जिसे हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन जो होता है वो शरीर के आसपास की जो सेल्स, हेल्दी सेल्स होती हैं, उन्हें जाकर सूचित करता है कि वायरसों का अटैक हो गया है और वायरस से निपटने के लिए जो भी आपके पास से सिस्टम है उसका उपयोग आप करना शुरू कर दीजिए। इंटरफेरॉन काम करता है। नेक्स्ट, इम्यून
यानी कि ये क्या है, स्पेशलाइज होते हैं, विशिष्ट तरह के ये सिस्टम्स होते हैं जो काम करते हैं। इम्यून यानी कि हमारे बॉडी में ऐसी सिस्टम पाई जाती है, जब भी कोई आक्रमणकारी जीव आता है यानी कि शरीर पर आक्रमण करता है, तो हमारे शरीर के पास एक डिफेंस सिस्टम होती है, यानी कि रक्षात्मक प्रणाली होती है रक्षा करने के लिए, जिसे हम लोग इम्यून कहते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रति मतलब दूसरों से और रक्षा मतलब सुरक्षा करना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम जो होती है यानी कि डिफेंस सिस्टम जो बॉडी की होती है, वो दो लेवल पर वर्क करती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड सेकंड जो होती है सेल बॉडी इम्यून सिस्टम। इन दोनों लेवल पर ये वर्क करती है आपकी क्या, इम्यून। एंटीबॉडीज में क्या होती है कि एंटीबॉडीज में जो होती है हमारी बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, जो आप 12th में इसके विषय में विस्तृत पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके विषय में ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। बी लिम्फोसाइट और ये जो होती है ये आपकी टी लिम्फोसाइट। समझ में आया, लिम्फोसाइट। अच्छा, बी मीन बोन मैरो, टी मीन थाइमस। क्लियर, यानी कि बोन मैरो में इनका मैच्योरेशन होता है और इनका टी मीन थाइमस में जिस लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है उसे हम लोग टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। देखिए, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी लेवल पर काम करती है, यानी कि वायरस जब भी शरीर पर अटैक हो जाता है तो उस वायरसों को खत्म करने के लिए बी लिम्फोसाइट जो होती है एंटीवायरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। किस प्रोटीन का, एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। यही मैंने लिखा है, एंटीबॉडीज, यानी कि वायरसों को नष्ट करने के लिए हमारी जो शरीर है वो एक विशेष प्रोटीन को बनाती है, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज शरीर में घूम घूम के जहां भी वायरस होते हैं उन वायरस को क्या करती है, उससे जुड़कर उन वायरस पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है, अर्थात उसे नष्ट कर देती है। जब वायरस नष्ट हो जाते हैं तो शरीर जो होती है वो सुरक्षित रहती है। ठीक, समझ में आया। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एक विशेष रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं, बनाते हैं, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, इस वायरस को खत्म करने के लिए एक विशेष प्रोटीन है, उसके साथ जुड़ेगी, उसको न्यूट्रलाइज करेगी यानी कि उदासीन करेगी, नष्ट करेगी और इससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड, टी लिम्फोसाइट यानी कि थाइमस लिम्फोसाइट। देखिए ये क्या करती है, ये सेल लेवल पर काम करती है। किस लेवल पर काम करती है, सेल लेवल पर काम करती है, इसीलिए इसे हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी CMI कहते हैं, CMI कहते हैं, और इसे हम लोग AMI कहते हैं। देखिए सेल मेडिएटेड क्या होगी कि ये सेल लेवल पर काम करेगी, ठीक है ना। ये ऐसी सेल्स को बनाएगी जो वायरस पार्टिकल को सीधे जाकर डायरेक्टली उसको फेच करें, यानी कि अमीबा की तरह जाकर उस सेल्स को फेच करके अंदर कर ले और लाइसोसोम द्वारा उसे पूरी तरह डाइजेस्ट कर दिया जाए, यानी कि शरीर लाइसोसोम की जो वैक्यूल बनेगी उसके अंदर उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। तो ये काम करती है आपके सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये थी आपके रिस्पांस ऑफ आवर बॉडी टू वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट, यानी कि वायरसों से का क्या ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी वायरस बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं यानी कि पहुंच जाते हैं तो उसके फलस्वरूप ये जो सिस्टम होती है अपना तो काम करती है, इन वायरस को खत्म करने के लिए बाहर से भी कुछ हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एंटीवायरल मेडिसिन। देखिए वायरसों को खत्म करने के लिए जो आपके एंटीबायोटिक्स शब्द आप सुनते हैं, एंटीबायोटिक्स यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बने हुए हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के सिस्टम्स को रोकते हैं, उसके एंजाइम को रोक देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होती है नष्ट हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो आपकी पूरी तरह काम नहीं करती हैं इस पर, वायरस के प्रोलिफरेशन पर। इसीलिए वायरसों को रोकने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन उपयोग की जाती है। ये एंटीवायरल मेडिसिन जो होती हैं वायरस को उसकी जो प्रोलिफरेशन की जो रेट होती है यानी कि उसके प्रचुरता होने की जो दर होती है वो उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, नए वायरस नहीं बनने देते हैं, या फिर इस वायरस को हमारे सेल मेम्ब्रेन पर नहीं जुड़ने देंगे।
अगर ये हमारी सेल्स मेम्ब्रेन पर नहीं जुड़ेगी तो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। अगर सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो हमारे सेल्स की जो फंक्शन है वो अच्छी तरह काम करती रहेगी और इस वायरस का से होने वाला जो रोग है वो शरीर पर दिखेगा ही। या फिर वायरस ही सेल्स के अंदर ही नहीं जाएंगे तो रोग ही नहीं होगा। तो ये चीज काम करती है आपकी एंटीवायरल मेडिसिन। नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन। आज के दिनों में आप ज्यादा सुन रहे हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? यानी कि जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस से को खत्म करने के लिए आपके जो विभिन्न फार्मा कंपनियां हैं वो बोर्ड में लगी हुई हैं कि वायरस को खत्म करने के लिए कोई दवा बनाया जाए। इसमें आप विभिन्न जो आपके समाचार चैनल्स हैं उस पर आप सुन रहे हैं वैक्सीन। आखिर वैक्सीन क्या होता है? देखिए, वैक्सीन जो होता है ये एक प्रकार की दवा है जो वायरसों को खत्म करेगी। कैसे करेगी हम बता रहे हैं आपको कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन एक प्रकार की कह सकते हैं, या फिर ये रोग फैलाने वाले होंगे। रोग फैलाने वाले यानी कि जो भी वायरस होंगे वो रोग फैला रहे हैं, उस वायरस को के प्रभावशीलता को खत्म कर दिया जाए। इसको कम कर दिया जाए, प्रभावशीलता, या फिर इसके द्वारा जो भी एंटीजेंस होती हैं उस यानी कि वायरस को ही हम लोग एंटीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में पहुंचता है वायरस तो एक एंटीजन के रूप में काम करता है, अर्थात विष पदार्थ के रूप में काम करता है। एंटीजन क्या होते हैं? शरीर पर बाहर से पहुंचने वाले जो विषैले चीज होते हैं जो हमारी बॉडी उसको खत्म करने का प्रयास करती है, वो एंटीजेंस हैं। क्या है? एंटीजेंस हैं। तो वायरस एंटीजन का काम करते हैं। उस वायरस को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, हाँ न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, या फिर उसे कहेंगे निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कि वो शरीर पर जाकर रोग नहीं फैला पाएगा। जब अब इस निष्क्रिय जो वायरस होते हैं या इसके जो पदार्थ होते हैं उसको शरीर में पहुंचा दिया जाता है। जब ये शरीर में पहुंच जाता है तो शरीर इसे फॉरेन पार्टिकल समझती है, यानी कि एंटीजन समझती है। रोग तो नहीं फैला पाएगा, लेकिन इससे हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीजन समझती है। एंटीजन समझने की वजह से हमारी बॉडी इस एंटीजन को खत्म करने के लिए आपके विशेष एंटीबॉडीज को क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? विशेष एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी, और ये विशेष एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी में बनी रहेगी। और इस एंटीबॉडीज को जो सेल्स बनाती हैं वो याद रखती हैं कि मैं किस तरह का एंटीबॉडीज बना रहा हूं, और इस तरह की जो सेल्स होती है उसे हम लोग मेमोरी सेल्स कहते हैं। पुनः जब भविष्य में इस वायरस का कभी भी अटैक होगा तो हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो पहले ही उन्हें पता होता है कि ये किस तरह के वायरस हैं, इससे लड़ने के लिए किस तरह की मटेरियल्स की जरूरत होती है, वो उस तरह की मटेरियल्स को बनाना जानती हैं, और इसलिए तुरंत ही उस तरह के जो आपके एंटीबॉडीज होंगे उस वायरस को खत्म करने के लिए वो बना के बॉडी में डाल देंगे, और वो उस वायरस को खत्म कर देगा, और इस तरह उस वायरस का जो प्रभाव शरीर पर नहीं हो पाएगा, यानी कि रोग नहीं फैल पाएगा। तो ये जो होते हैं ये वैक्सीन होते हैं। तो ये थी आपके ट्रांसमिशन एंड एंट्रेंस ऑफ वायरस। उम्मीद है आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी।